हेलो डियर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 32 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पार्ट फर्स्ट में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप पहले 32 क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द एक्सप्रेशन GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, विच मेजर ऑफ नेशनल इनकम डज इट रिप्रेजेंट। तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन है GNP एट मार्केट प्राइस। जब उसको हम डिप्रेसिएशन कम कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज़ ऐड कर देते हैं, तो ये कौन सा मेजर बन जाता है नेशनल इनकम का? तो ये बनता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। 34, according to Occam's law, a 1 percentage point increases in unemployment rate will in the short run be accompanied approximately by a decrease in actual total output relative to the economy's potential output by। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ओकुन्स लॉ से पूछा गया है डायरेक्टली। ओकुन्स लॉ क्या कहता है कि ओकुन्स लॉ हमें दिखाता है रिलेशनशिप किस किस के दरमियान, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लॉस इन द कंट्रीज GDP। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि बताया जाता है कि 1 परसेंटेज पॉइंट जब इंक्रीज़ हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट तो इससे क्या होगा, तो 2% डिक्रीज़ हो जाएगी हमारी GDP, मतलब लॉस होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब जो है 2.0% मीन्स 2%। Question number 35. In constructing measure of economic welfare called MEW, Professor Nordas and Professor Tobin added, among others, which item to GNP estimates? मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जो प्रोफेसर नॉर्दस या प्रोफेसर तोबिन या बाकी जो प्रोफेसर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था, इनमें से GNP किस आइटम को एस्टिमेट करती है? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मीन्स कि नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। Question number 36. For any straight line consumption function that cuts the vertical axis below the origin is one in which on all the points are straight line। तो इसका सही जवाब जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज़्यादा होगी तब किससे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। 37. द इंस्टेबिलिटी इन इनकम एंड आउटपुट वाया मल्टीप्लायर विल बी लीस्ट इफ। तो इंस्टेबिलिटी इनकम और आउटपुट में कब होगी? जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से। Question number 38. What would be the present value of ₹1000 to be received from an investment after 1 year given the market rate of interest of 10%? तो देखो बिल्कुल आसान सा सवाल है, परसेंटेज का सवाल पूछा गया है कि वैल्यू क्या होगा 1000 रुपये का, मतलब जो आज आप रिसीव करोगे 1000 रुपये, 1 साल के बाद आपने कितने रुपए दिए थे 10% इंटरेस्ट पे, और आज जब लोगे 1 साल के बाद तो वो 1000 बन गया होगा 10% बढ़ा के, तो कितना दिया होगा आपने? ये सिंपल सी बात है, 909। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, 909 का 10% जो है वो आता है 90.9। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी डिफरेंस मिल रही है हमें, लेकिन जो क्लोज वैल्यू है वो यही है, ₹909 इसका सही जवाब है। Question number 39. Given the value of government expenditure multiplier equal to 5, what would be the value of tax multiplier assuming that marginal propensity to consume remains same? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो है वो आपको दिया गया है, वो 5 के बराबर है, और आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगा टैक्स मल्टीप्लायर का। ये एज्यूम करना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम है। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं +5 -5 +4 -4। तो ये क्वेश्चन जो है कंट्राडिक्टरी है क्योंकि दो वैल्यूज़ आ रहे थे यहाँ पे, या तो -5 का आएगा या तो -4 का। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल रहा है। आप दोनों में से जो भी आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप कोई भी आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। तो टैक्स मल्टीप्लायर की फॉर्मूला यूज़ करनी है। क्या है टैक्स मल्टीप्लायर की फॉर्मूला? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय -1। माइनस का सिंबल इसके आगे रहेगा तो माइनस में वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं दी गई हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो तो बताया जाता है कि वो कांस्टेंट है, लेकिन कितना क्या है उसका वैल्यू वो ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो इसलिए ये दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, या तो -5 या तो -4। प्लस वाला कोई भी वैल्यू नहीं होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर गिवन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 0.80 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इक्वल्स टू 0.30? वैल्यू क्या होगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का? आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया गया है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी दिया गया है। तो मल्टीप्लायर की फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ MPC, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC प्लस MPI। MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPI का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे K इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.80 प्लस 0.30, तो K का वैल्यू आएगा 2। तो इसका सही जवाब होगा पहला पार्ट, पहला ऑप्शन 2।
Question number 41. You are given the following data for a particular economy. Equilibrium income equals to 700, autonomous consumption equals to 40, total consumption C equals to 400, lump sum tax equals to 100. What would be the correct values of marginal propensity to save and multiplier? तो डाटा आपको दिया गया है, इनकम दी गई हुई है, ऑटोनॉमस कंजप्शन भी 40 दी गई है, टोटल कंजप्शन 400 है वो भी दी गई है, और लमसम टैक्स भी 100 दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट वैल्यू होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का और मल्टीप्लायर का। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी और मल्टीप्लायर, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। तो ये मैंने सॉल्व किया था, फार्मूला के जरिए आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये डाउटेड है, इसमें मुझे शक है क्योंकि वैल्यूज़ एग्जैक्टली नहीं आए थे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.48 निकला था मुझे, जो कि और साथ में के मल्टीप्लायर 2.25 यही क्लोज वैल्यू है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी ये डाउटेड है, आप फिर से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42. गिवन कंजप्शन फंक्शन C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y, इम्पोर्ट फंक्शन M इक्वल्स टू 150 प्लस 0.2y, 20y, इन्वेस्टमेंट I इक्वल्स टू 100 एंड एक्सपोर्ट X इक्वल्स टू 350. व्हाट विल बी द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम? डाटा दिया गया है, कंजप्शन फंक्शन दी गई है, इम्पोर्ट फंक्शन भी दी गई है, इन्वेस्टमेंट भी बताई गई है, एक्सपोर्ट्स भी बताए गए हैं। तो आपको बताना है कि लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी। तो आपको पता है y इक्वल्स टू C प्लस I प्लस X माइनस M, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इस फार्मूला के अंदर जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको आंसर निकल कर आएगा 1000। ये आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43. विच वन ऑफ द बिलो गिवन असम्पशंस डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? कौन सी असम्पशन इनमें से होल्ड नहीं हो रही है क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के केस में? बी पार्ट इसका सही जवाब है, मनी सप्लाई इज़ एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो इसकी एजम्पशंस में आते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 44. इन अ लिक्विडिटी ट्रैप कैरेक्टराइजेशन विच कंडीशन डज प्रिवेल? लिक्विडिटी ट्रैप कैरेक्टराइजेशन में कौन सी कंडीशन प्रिवेल हो रही है? पार्ट सी, इंटरेस्ट रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉल इन फ्यूचर। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरेगी फ्यूचर में, इसीलिए पैसा लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं। अच्छा, Question number 45. Given desired currency deposit ratio denoted as C and R, the desired reserve deposit ratio, which one of the below given expression represents the credit multiplier formula? तो कौन सी एक्सप्रेशन क्रेडिट मल्टीप्लायर फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, पहली वाली 1 प्लस सी डिवाइड बाई सी प्लस आर, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर फार्मूला है, डायरेक्टली इसका ऑप्शन ए है। 46. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी गलत स्टेटमेंट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मनी सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट्स लेवल ऑफ इनकम इन मॉनेटरीस्ट व्यू, सही है। मनी सप्लाई अफेक्ट्स लेवल ऑफ इनकम वाया इंटरेस्ट रेट इज केनेशियन व्यू, ये भी सही है। M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, ये भी सही है। M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ये गलत है। तो M4 में क्या आता है, M3 के सारे जो भी डिटर्मिनेंट्स आते हैं वो सारे इंक्लूड करने होते हैं और प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, लेकिन यहाँ पे M1 के लिखे हुए हैं और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो इसलिए ये वाला गलत है। तो चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 47. ऑल द पॉइंट्स लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ आयस कर्व शो डिसइक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट इन विच? तो सारे पॉइंट्स जो लाई करते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट आयस कर्व के लेफ्ट साइड में जो दिखाते हैं डिसइक्विलिब्रियम प्रोडक्ट मार्केट में, तब क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है। सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इनकम इज लेस देन कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो देखो तब क्या होता है, तब सेविंग ज़्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से और इनकम भी ज़्यादा होती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से। जाहिर सी बात है, जब सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, उसका मतलब ये कि इनकम भी ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन 3 है, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वुड बी द शेप्स ऑफ LM एंड IS कर्व्स इफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आर बोथ लो? तो क्या शेप होगी LM और IS कर्व्स की जब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी मनी डिमांड की और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इन्वेस्टमेंट की दोनों की लो होगी? तब दोनों LM और IS कर्व्स जो होंगे वो स्टीपर होंगे। बोथ LM एंड IS कर्व्स विल बी स्टीपर, याद रख लेना, ये बी पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो गिवन कंडीशंस प्रिवेल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ IS-LM मॉडल? कौन सी कंडीशन प्रिवेल होती है IS-LM मॉडल के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? AD परफेक्टली इलास्टिक होता है, एग्रीगेट डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है, या फिर एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होता है, या फिर रिलेटिवली इनलास्टिक होता है? तो क्या होता है, एक तो एग्रीगेट डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है और एग्रीगेट सप्लाई रिलेटिवली इनलास्टिक होता है, यानी कि पहला और चौथा। तो देखो कहाँ पे पहला और चौथा, पार्ट बी, ऑप्शन बी जो है फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये सही है। तो आप बी ऑप्शन पे टिक दे सकते हो, तो ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द IS कर्व? कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं IS कर्व के स्लोप को? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव,
इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड या इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करती है और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 51. Which one of the below given statements is not in line with the Keynesian aggregate supply function? कौन सा एक स्टेटमेंट, नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा एक स्टेटमेंट इनमें से Keynesian aggregate supply function में नहीं आता है? मनी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज वेरिएबल, मनी वेज रेट इज फिक्सड, प्राइस लेवल इज फिक्सड, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो कौन सा नहीं आता है? मनी वेज रेट इज फिक्सड, ये वाला नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं Keynesian aggregate supply function में। क्वेश्चन नंबर 52. If the aggregate demand schedule is combined with classical aggregate supply schedule, what result will follow due to expansion of aggregate demand? कहा जाता है कि अगर aggregate demand schedule को हम combine करें classical aggregate supply schedule के साथ, तो उससे क्या होगा? aggregate demand जो है वो expand हो जाएगी और उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? आउटपुट एंड प्राइस लेवल भी राइज, आउटपुट और प्राइस लेवल दोनों बढ़ जाएंगे, या आउटपुट बढ़ेगा प्राइस लेवल बराबर रहेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगी या आउटपुट बराबर रहेगा, या आउटपुट बढ़ेगा और प्राइस लेवल गिर जाएगी। तो क्या होता है ऐसे में? आउटपुट और प्राइस लेवल दोनों बढ़ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, आउटपुट एंड प्राइस लेवल विल राइज। Let's move to the next page. Full employment of the economy is guaranteed in the classical model because full employment economy में गारंटी की जाती है क्लासिकल मॉडल में। क्यों? क्योंकि क्या वेजेस फ्लेक्सिबल होती हैं, प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती हैं, इन्फॉर्मेशन परफेक्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें, बिल्कुल सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54. विच वन ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के रिगार्डिंग? मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स अमंग द ऑफिशियल होल्डर्स ऑफ द टू कंट्रीज रेफर्स टू ऑफिशियल सेटलमेंट ट्रांजेक्शंस। Current account balance is arrived at by adding investment income and unilateral transfers to the merchandise trade balance, ये वाला सही है, बी पार्ट ठीक है। Any transaction that leads to the home countries receiving payments from foreigners is regarded as a credit item, ये भी गलत है। Unilateral transfers refer to gifts or grants extended to or received from abroad for which no payment is received or made, ये भी गलत है। तो बैलेंस, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं होती हैं, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट्स द ऑप्शन बी। Question number 55. Which of the below given components constitute the common determinant of aggregate demand in the classical and Keynesian system? नीचे कुछ components दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक component ऐसा है जो constitute करता है दोनों में। एक तो determinant of aggregate demand भी है classical में भी और Keynesian system में भी, दोनों systems में वो determinant है aggregate demand का। तो वो कौन सा है? Consumption। Question number 56. Adaptive expectations hypothesis relates to which line of thinking in economics? Adaptive expectations hypothesis जो है ये रिलेट करती है किस लाइन ऑफ थिंकिंग को इकोनॉमिक्स में? केनेशियनिज्म को, याद रखना, केनेशियनिज्म को। न्यू क्लासिकल स्कूल करता है रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस को, ये भी याद रखना, मे बी इस साल पूछा जा सकता है। 2022 में पूछा गया था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, और नेक्स्ट 2023 में या 24 में पूछा जा सकता है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस किस लाइन को रिलेट करता है। ठीक है, न्यू क्लासिकल स्कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 57. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट NAIRU इज अ कंसेप्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इकोनॉमिस्ट्स? ये जो NAIRU नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो कंसेप्ट है ये किस इकोनॉमिस्ट से एसोसिएट है? मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58. अकॉर्डिंग टू द Keynesian schools of thought, Phillips curve in the long run is? Keynesian schools of thoughts के अकॉर्डिंग Phillips curve लॉन्ग रन में क्या होती है? वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, इसलिए बाट बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 59. If the exchange rate between India and USA changes from ₹80 to $1 to ₹82, that's $1, which statements among the following are is true? तो कहा जाता है कि अगर एक्सचेंज रेट देखी जाए इंडिया और यूएसए की, वो चेंज होती है, यानी कि $1 की पहले कीमत होती है ₹80, यहाँ के ₹80, और वो बढ़ जाती है, यानी कि डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है और इंडियन रुपीज़ का वैल्यू गिर जाता है, 82 हो जाता है इंडियन वैल्यू, और अब पहले भी हमें ₹80 में $1 मिलता था, अब 82 में मिलता है। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सचेंज रेट हैज़ डेप्रिशिएट फॉर इंडिया, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गई इंडिया के लिए, या एक्सचेंज रेट बढ़ गई इंडिया के लिए, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गई इंडिया के लिए, या एक्सचेंज रेट फॉल हो गई, गिर गई इंडिया के लिए। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शंस इसमें सही है। एक्सचेंज रेट हैज़ डेप्रिशिएटेड फॉर इंडिया, एक्सचेंज रेट हैज़ राइजन फॉर इंडिया, एक्सचेंज रेट हैज़ एप्रिशिएटेड फॉर इंडिया, और एक्सचेंज रेट हैज़ फॉलन फॉर इंडिया। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब रुपये का वैल्यू गिर जाएगा तो इंडिया अब ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा बल्कि इंपोर्ट ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी इंडिया की, एप्रिशिएट हो जाएगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगा इंडिया में। तो इसका सही जवाब जो है वो है एक्सचेंज रेट हैज़ एप्रिशिएटेड फॉर इंडिया ओनली, थर्ड इज़ ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 60, कैनेशियन डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज एस्क्राइब्ड टू। तो इसका सीधा सा जवाब है मॉनेटरी फैक्टर्स, ऑप्शन ए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।